इमेजिन करो आप एक अच्छे स्टूडेंट हो और आपने एमबीए कर ली है। आपकी एक बहुत अच्छे स्टार्टअप में जॉब लग जाती है। वहां पर आप अपना बेस्ट देना चाहते हो, वहां पर आप जाते हो, बहुत अच्छा काम करते हो, आपका बॉस आपसे खुश है। 2 या 3 सालों में ही आपकी प्रमोशन हो जाती है। लेकिन अब आप खुद से खुश नहीं हो। वहां पर आपको मीटिंग्स पसंद नहीं है, वहां पर आपको प्रेजेंटेशन देना पसंद नहीं है, ऑफिस की पॉलिटिक्स उफ वो भी आपको पसंद नहीं है। और अब आप सोचते हो कि यार मुझे कुछ और करना चाहिए। फिर आपको याद आता है कि रिसेंटली आप मनाली गए, वहां पर आपने एक रेस्टोरेंट के ओनर को देखा था। छोटा सा रेस्टोरेंट, प्यारा सा, पहाड़ों में। वहां पर जो रेस्टोरेंट ओनर था वो अपनी लाइफ से बहुत खुश था। छोटी सी जगह में बहुत से नए लोगों से मिलता, अपने पसंद की नई नई डिशेस बनाता, उन्हें नया नाम देता, लोगों को सर्व करता, और बस 7 या 8 बजे वो अपने रेस्टोरेंट को बंद कर देता और फिर अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारता। आपको लगता है कि आपको भी बस यही करना है। आप अपनी एचआर वाली जॉब छोड़ना चाहते हो, इन सब पॉलिटिक्स से दूर जाना चाहते हो, और आप एग्जैक्टली करते भी यही हो। आप भी एक टूरिस्ट प्लेस पर पहाड़ों में 3 सालों की लीज पर एक छोटी सी जगह ले लेते हो। उसके पेंट का कलर क्या होगा, फर्नीचर कैसा होगा, हर एक चीज आप डिसाइड करते हो। और फाइनली वो दिन आता है जब आप उस रेस्टोरेंट को दुनिया के लिए खोल देते हो। वो जो फील आप लेना चाहते थे, आज वो दिन आ गया है और आपको वो फीलिंग आती भी है। आप लोगों को डिश सर्व करते हो, लोग आपकी डिश की तारीफ भी करते हैं। बहुत से फॉरेनर्स वहां पर आते हैं, आप उनसे बातें करते हो, उनके देश के बारे में उनसे पूछते हो, और आपको लगता है कि अब आपका सपना पूरा हो रहा है। लेकिन 5-6 दिन के बाद ये फीलिंग चेंज होने लगती है, क्योंकि अब आप वहां की सफाई भी कर रहे हो। आपने जो यंगस्टर हायर किया था वो लड़का अब काम पे नहीं आ रहा है, क्योंकि वो रिलेशनशिप में था, और क्योंकि अब उसका ब्रेकअप हो गया है तो उसका काम में मन नहीं लग रहा। और ये एक बार नहीं, ऑलमोस्ट हर स्टाफ के साथ होता है। किसी का ब्रेकअप हो रहा है तो किसी को एक अच्छी जॉब मिल रही है। अब आप ही को बाजार से सामान लाना पड़ रहा है, आप ही रेस्टोरेंट को खोल रहे हो, आप ही वो आखिरी इंसान हो जो अपने रेस्टोरेंट को बंद कर रहे हो। और अब आपको लग रहा है कि मैं क्या लाइफ जी रहा हूँ। इससे अच्छी लाइफ तो मेरी जॉब में थी, जहाँ पर लोग मुझे रिस्पेक्ट करते थे। यहाँ पर तो कस्टमर्स अगर खाना अच्छा ना बने वो गाली तक दे देते हैं। और अब आप इस सिचुएशन में फंस गए हो, यू आर स्टक। पर सवाल ये आता है कि अगर हम किसी भी सिचुएशन में स्टक है, किसी भी सिचुएशन में, तो हम उससे बाहर कैसे निकले। और इसीलिए जो स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर बिल बर्नेट हैं, उन्होंने ये बुक लिखी है, डिजाइनिंग योर लाइफ। ये एक कोर्स है जो स्टैनफोर्ड में पढ़ाया जाता है, और इस कोर्स को डिजाइन करने के लिए 50 साल की जो डिजाइनिंग टीम थी, उनकी सारी लर्निंग्स इस कोर्स और इस बुक में बताई गई हैं। और उसी से हम आज 5 कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे कि हम खुद को रीइन्वेंट कैसे कर सकते हैं, दोबारा से अपने को तोड़कर अच्छे ढंग से कैसे बना सकते हैं। जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट कहता है प्रोटोटाइपिंग। इस कॉन्सेप्ट में बिल बर्नेट कहते हैं कि एज ए डिजाइनर जब हम अपनी लाइफ को डिजाइन कर रहे हैं तो पहले हमें उसे टेस्ट करना पड़ेगा बहुत छोटे रिस्क में। फॉर एग्जाम्पल, इस रेस्टोरेंट वाले केस में आप 3 चीजें कर सकते थे अपनी जॉब छोड़ने से पहले। प्रोटोटाइप करने के लिए सबसे पहली चीज आती है कॉन्वर्सेशन। यानी इस रेस्टोरेंट वाले केस में आप एक्चुअल में अपना पूरा रेस्टोरेंट खोलने के बजाय उस रेस्टोरेंट ओनर के पास जा सकते थे और उससे बात कर सकते थे कि मुझे एक रेस्टोरेंट खोलना है, अब तू बता इसमें और कौन से वेरिएबल्स हैं, क्योंकि मेरे पर्सपेक्टिव से तू बहुत खुश लग रहा है। क्या एक्चुअल में तू खुश है? कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो तू फेस करता है और मैं भी शुरू में फेस कर सकता हूँ। लाइफ को प्रोटोटाइप करने का सेकंड मेथड आता है जॉब शैडोइंग। अगर आप उस रेस्टोरेंट ओनर से ज्यादा डेटा निकालना चाहते हो तो आपको उसके साथ एक्चुअल में 1 हफ्ते तक रहना पड़ेगा। जहाँ पे उसका रेस्टोरेंट है उसके आसपास ही कहीं पर आप 1 हफ्ते रह सकते थे और उसको बोल सकते थे कि मैं तेरे लिए फ्री में काम करना चाहता हूँ 1 हफ्ते तक। मैं देखना चाहता हूँ तू कब उठता है, क्या क्या काम करता है, क्या मुझे वो चीज़ें पसंद आ भी रही हैं जो मैं समझ रहा हूँ, या मेरे पास डेटा ही इनसफिशिएंट है। और एक्चुअल में रेस्टोरेंट बनाने के डिसीजन में कूदने से पहले हम जो प्रोटोटाइप कर सकते थे वो है टेस्ट इट फॉर शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल 4 या 5 महीने के लिए आप उस आइडिया को टेस्ट कर सकते थे। 3 साल तक रेस्टोरेंट को लीज में लेने की कोई जरूरत नहीं थी। अभी जो थियोरी है डिजाइनिंग योर लाइफ, इसमें प्रोटोटाइप का स्टेप इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थियोरी कहती है कि हम मान के चलते हैं कि हमारा कोई ऐसा बिग ग्रैंड विजन नहीं होता लाइफ में कि हम एक ही चीज़ के लिए बने हैं। मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं जो हमें पसंद हो, और हमें वो पसंद है या नहीं वो एक्चुअल में हमें वो करने के बाद ही पता चलता है। पहले हम उसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर हम प्रोटोटाइप के कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो उसके बाद आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि है रीफ्रेमिंग। एक लड़का था जिसका नाम था राहुल। जब से वो एनसीसी में था उसका बचपन से एक ही सपना था कि उसे अपने परिवार वालों के साथ ग्रेट कैनियन में जाना है, वो भी एक म्यूल पर। जब वो बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई तो उसके 2 बच्चे हुए। उसके दिमाग में अभी भी वो सपना था कि वो अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ म्यूल पर ग्रैंड कैनियन जा रहा है। धीरे धीरे उन सारे एरिया को देख रहा है, उसे एंजॉय कर रहा है। जो सामने वाली रेड क्लिफ्स हैं वो चमक रही हैं और हवा में उनकी हंसी गूंज रही है। ये मेमोरी तो उसके दिमाग में थी, लेकिन रियल लाइफ में शादी के बाद सिचुएशन कुछ और हो गई थी। अगर उसे ग्रैंड कैनियन म्यूल में एक्चुअल में जाना था तो उसका वेट 90 किलो से कम होना चाहिए।
लेकिन वो मोटा हो चुका था। उसका वेट अब 105 किलो था। हर साल वो वेट कम करने की कोशिश करता, 100 किलो, 95 किलो। एक बार तो वो अपना वेट पूरे 90 किलो तक लेके आ गया। लेकिन जब उसने ये वेट किया था, उस वक्त पर वो खाली पेट था और साथ में उसने कोई कपड़े नहीं पहने थे। जब उसने एक्चुअल में दोबारा से ग्रेट कैनियन में अप्लाई किया तो उसका वेट 90 केजी से ऊपर आया और उसकी एप्लीकेशन फिर से रिजेक्ट कर दी गई। 5 साल तक ये चीज चलती रही। हर बार उसके बच्चों के स्कूल की समर हॉलीडेज होती, वो सोचते कि शायद इस बार हम ग्रैंड कैनियन जाएंगे, लेकिन ये प्लान फिर से रिजेक्ट हो जाता। राहुल को इतनी जिद थी कि वो ग्रैंड कैनियन के अलावा कहीं और जाना भी नहीं चाहता था। जैसे जैसे ये 5 साल बीते, उसके ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने लग गई। उसके बच्चे अब बड़े हो रहे थे, वो अब उसके साथ उतना ज्यादा टाइम स्पेंड भी नहीं करना चाहते थे और फाइनली ये प्लान कभी सक्सेसफुल हुआ ही नहीं। ये रियल स्टोरी है जॉन की, जिसके दिमाग में ग्रैंड कैनियन जाने की इतनी जिद लगी थी कि वो अपने परिवार को कहीं और लेके ही नहीं गया। और सबसे बुरी बात तो ये है कि उसे ग्रैंड कैनियन एक म्यूल में ही जाना था, जबकि और ऑप्शंस भी थे। वो हेलीकॉप्टर में जा सकता था, थोड़ा हाइक कर सकता था, रिवर टूर ले सकता था। लेकिन क्योंकि उसने अपने माइंड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था कि अगर वो सिर्फ म्यूल के थ्रू ही ग्रेट कैनियन को कवर नहीं करेगा तो उसे वो फीलिंग नहीं आएगी जो उसने बचपन से ही इमेजिन की थी, जबकि वो उस पूरी सिचुएशन को रिफ्रेम कर सकता था। उसका गोल था अपने परिवार के साथ घूमना। अगर ग्रेट कैनियन भी था तो वो एग्जैक्ट फीलिंग दूसरे तरीके से भी आ सकती थी। लेकिन जो एक विंडो की अपॉर्चुनिटी थी अपने बच्चों के साथ घूमने की, वो उसने सिर्फ इसीलिए खो दी क्योंकि उसका दिमाग स्टक था। वो खुद से एक राइट सवाल नहीं पूछ पाया, जो कि था कि मैं एक्चुअल में फील क्या करना चाहता हूँ, मुझे क्या एग्जैक्टली करना है जिससे मुझे खुशी मिलेगी। अगर वो सिर्फ एक सवाल अपने से डिफरेंटली पूछता तो वो अपनी जिंदगी के 5 साल बिल्कुल वेस्ट नहीं करता। ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम सिचुएशन हुई थी सोशियोलॉजी प्रोफेसर मेलेनी की, जो कि एक सोशल इनोवेशन इंस्टीट्यूट बनाना चाहती थी और उसने अपने दिमाग में डिसाइड कर लिया था कि उसे $15 मिलियन की फंडिंग चाहिए। वो बार बार नए नए इंस्टीट्यूट्स के पास जाती, उन्हें कहती कि मुझे फंडिंग दे दो, मैं एक स्कूल बनाना चाहती हूँ। लेकिन $15 मिलियन की फंडिंग मिलना भी तो आसान नहीं था। बट लकीली वो ऑथर के साथ कांटेक्ट में थी और उसने अपनी सिचुएशन को रिफ्रेम किया। उसका मेन पर्पस था कि वो स्टूडेंट की लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहती है और वो जरूरी नहीं कि वो $15 मिलियन की फंडिंग से ही बने। और जैसे ही उसने इस सिचुएशन को रिफ्रेम किया, उसने सही स्टेप्स लेना स्टार्ट कर दिए। उसने कुछ वॉलंटियर स्टूडेंट्स को लिया। जिस तरीके के क्लासरूम वो बिल्डिंग्स के अंदर बनाना चाहती थी, उसने एग्जैक्टली वही क्लासरूम्स टेंट के बनाए। उन टेंट रूम्स के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन करी और बच्चों को एग्जैक्टली वही सब्जेक्ट्स पढ़ाए जो वो पढ़ाना चाहती थी। इन शॉर्ट, जब भी आपको लग रहा है कि मैं स्टक हो चुका हूँ, मैं दोबारा से अपने को रीइन्वेंट कैसे करूँ, तो हमेशा अपने पर्सपेक्टिव को रीफ्रेम करो। अपनी लाइफ को डिजाइन करने के लिए नेक्स्ट टूल आता है द गुड टाइम जर्नल। माइकल वो इंसान था जिसको स्कूल में सब पसंद करते थे। वो कूल, स्पोर्टी, चिल्ड आउट लड़का जिसकी लाइफ एकदम इजी फ्लो करी थी। सब लोग उसको देख के सोचते थे काश मेरी लाइफ भी ऐसी होती। उसने लाइफ में कभी भी कोई बड़ा डिसीजन महसूस ही नहीं किया क्योंकि कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। हर चीज उसकी मॉम ने ही डिसाइड की कि स्कूल में जाना है, किस कॉलेज में जाना है, इवन इंजीनियरिंग कौन सी करनी है। और माइकल बस अपनी माँ का कहना मान के चलता गया। कॉलेज के बाद उसने एक बहुत खूबसूरत गर्लफ्रेंड भी बनाई, स्काइलर, जिसके साथ वो एम्स्टरडेम चला गया। वहां उसे एक अच्छी जॉब मिली और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी भी हो गई। सबको बाहर से देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद माइकल की लाइफ भगवान ने आराम से टाइम लेके लिखी हो। लेकिन पहली बार अंदर से माइकल को कुछ डिफरेंट महसूस हो रहा था। वो बहुत ज्यादा दुखी महसूस कर रहा था। वो बर्नआउट नहीं था, उसे कोई वर्कलोड भी नहीं था, बस वो दुखी था। और सबसे खराब बात यह है कि उसको ये भी नहीं पता था कि वो दुखी है क्यों। जब भी वो ये चीज अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर से डिस्कस करता तो सब अपनी अपनी राय देते। यार तू इतना इंटेलिजेंट है, खुद की फर्म खोल ले, MBA ट्राई कर ले, कुछ फिनेंस में ट्राई कर ले। लेकिन माइकल के पास कोई आंसर नहीं था। फाइनली उसे स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर बर्नेट मिले और उन्होंने माइकल को एक मैजिकल टूल दिया जिसका नाम था द गुड टाइम जर्नल, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। बर्नेट ने माइकल से कहा कि तुम्हें अगले 1 हफ्ते तक सिर्फ इस जर्नल को भरना है। हर एक चीज जो तुम दिन में कर रहे हो, वो करने के बाद तुम्हें कैसा महसूस होता है वो मार्क करो। क्या तुम्हें वो काम करने के बाद ऐसा लगता है कि तुम्हें और ज्यादा एनर्जी आ रही है, या उस काम को करने के बाद लगता है कि यार मैं थक गया हूँ, ये चीज मेरी एनर्जी सक कर रही है। जब 1 हफ्ते तक माइकल ने इस जर्नल को भरा तो उसके बाद बस मैजिक हो गया, क्योंकि उसके पास डेटा आ गया। उसने उस पैटर्न से नोटिस किया कि जब भी वो कोई मुश्किल, कॉम्प्लेक्स टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है तो वो बहुत खुश होता है। लेकिन जब मीटिंग, प्रपोजल राइटिंग ये सब होता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और फिर उसको सोल्यूशन मिला, उसे बस अब वही करना है जो उसे पसंद है। और उसका आंसर एकदम क्लियर था, वो PhD करेगा, क्योंकि वहां पर उसका दिमाग खर्च होगा। हाई लेवल स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करेगा। और सबसे अच्छी बात, उसे कोई यूजलेस ऑफिस की मीटिंग या प्रपोजल राइटिंग नहीं करनी पड़ेगी। और जैसे ही उसने PhD स्टार्ट करी, वो हर रोज 10-10-12 घंटे काम करने के बाद भी इतना ज्यादा एनर्जाइज्ड फील करता था मानो दोबारा से स्कूल में आ गया हो। इन शॉर्ट, इस स्टोरी से हमारी लर्निंग ये है कि जरूरी नहीं होता कि हमें नई लाइफ चाहिए। कभी कभी
हमें सिर्फ बेटर डेटा चाहिए। द गुड टाइम जर्नल हमें वे फाइंडिंग में मदद करता है, यानी हमें ये बताता है कि किस चीज से हमें एनर्जी आ रही है और कौन सी चीजें हमारी एनर्जी सक कर रही है। जो भी चीजें हमारी एनर्जी सक कर रही है उसे हमें अपनी लाइफ से हटाना है, जस्ट लाइक अ प्योर डिजाइनर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टार्ट वेयर यू आर। इमेजिन करो तुम्हारी एप्पल में जॉब लगी है और वो भी कोई छोटी मोटी पोजीशन में नहीं, तुम वहां के टॉप प्रोडक्ट मैनेजर हो, ब्रिलियंट माइंड्स के साथ तुम काम करते हो, तुम्हारा हर एक डिसीजन एप्पल के नंबर्स को मूव करता है। लिंक्डइन में बहुत से लोग तुम्हें अप्रोच कर रहे हैं, हर कोई चाहता है कि तुम उनकी कंपनी में काम करो और फिर तुम सब छोड़ देते हो। इसीलिए नहीं कि तुम फेल हो गए थे या तुम्हें जॉब से निकाला गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम्हारे 2 बच्चे हुए हैं और तुम्हें उनकी केयर करनी है। ये रियल स्टोरी है डेबी की, जो कि एप्पल में एक हाई पोजीशन में थी, जिसने अपनी जॉब छोड़ दी और जॉब छोड़ने के बाद उसके अंदर एक खोखलापन आ गया। अब उसके पास वो लोग नहीं थे जिन्हें वो बता पाती कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी लाइफ अब मीनिंगलेस हो गई है। वो हर रोज अपनी बच्चों की केयर करने के लिए घंटों काम करती, लेकिन उसे कोई सैलरी नहीं मिलती। अमेजिंग काम करने पर भी उसे कोई प्रमोशन नहीं मिलेगी। जब डेबी बर्नेट से मिली तो बर्नेट ने इसे एक और अमेजिंग टूल दिया और ये टूल था हेल्थ वर्क प्ले लव डैशबोर्ड, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। जब डेबी ने अपनी लाइफ को इन 4 कैटेगरीज में तोड़ा और हर एक कैटेगरी को भरा तो उसे पता चला कि यार वो वर्क कर रही है। अपनी फैमिली को नर्चर करना, अपने नए बच्चों को एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी देना, ये सब वर्क ही तो है। और ये मीनिंगलेस वर्क नहीं है, ये एक ऐसा वर्क है जो शायद उसकी एप्पल की जॉब से ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। और जैसे ही उसने अपनी लाइफ को एक नए नजरिए से रिफ्रेम किया, वो खुद ही बहुत खुशी महसूस करने लग गई, क्योंकि डेबी ने अपनी काम की डेफिनेशन को चेंज कर दिया था। उसका बेशक करियर पॉज हो गया हो, लेकिन कंट्रीब्यूशन वो कभी भी नहीं रुका। इन शॉर्ट इस स्टोरी से हमारी लर्निंग ये है कि जैसे ही हम इस टूल को यूज करते हैं, हम अपनी लाइफ को एक न्यू मीनिंग दे सकते हैं। इवन अगर किसी एरिया में हम वीक हैं तो उस एरिया में हम ज्यादा आवर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक डिजाइनर की तरह। नेक्स्ट पॉइंट कहता है फेलियर इम्यूनिटी। कभी आपको ऐसा लगा है कि आप इतनी बार फेल हो गए हो कि आपके पेरेंट्स भी अब सोचने लगे हो यार अब बस हो गया, अब ट्राई करना छोड़ दे? अगर हाँ, तो एग्जैक्टली यही स्टोरी है रीड की। रीड स्कूल का एक सक्सेसफुल किड नहीं था। 5th क्लास से लेकर 12th क्लास तक उसने स्कूल इलेक्शंस के लिए 13 बार ट्राई किया और 13 के 13 बार वो हार गया। मैक्सिमम बच्चे 2 या 3 बार हार जाए तो उसके बाद वो ट्राई ही नहीं करते। रीड हर बार वापस आता, हर बार अपना नाम बैलेट में डालता, हर बार होप करता कि शायद इस बार मैं जीत जाऊं। इसलिए नहीं कि उसको हारना पसंद था, बल्कि इसीलिए क्योंकि हर एक आइट्रेशन के साथ उसका माइंडसेट शिफ्ट हो रहा था। उसे हारने पर अब कम दर्द होता था, हिम्मत बढ़ती रहती थी और सबसे इम्पोर्टेंट, वो हर बार कुछ ना कुछ नया सीखता था। और जैसे ही इस बार नया साल आया, रीड ने फिर से क्लास प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई किया और इस बार वो जीत गया। स्कूल में तो उसने हार नहीं मानी थी, लेकिन फिर रीड हुआ 25 साल का। आईवी लीग से वो ग्रेजुएट हुआ। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपनी लाइफ वो स्टार्ट कर रहा था। एक बिजनेस ट्रिप के दौरान उसे गले में महसूस हुआ कि कुछ सूजन है। वो कैजुअली क्लिनिक में गया। 1 सेकंड में उसकी लाइफ चेंज हो गई जब डॉक्टर ने उसे कहा कि उसे कैंसर है। उसके पेरेंट्स को, उसकी फैमिली को, सबको उसके लिए दुख हो रहा था। रीड को भी दुख था, लेकिन उसने अगेन हार नहीं मानी। ये वही लड़का था जिसने 13 बार ट्राई किया था और उसने कैंसर को भी एक कैंपेन की तरह लिया। रेडिएशन, सर्जरी, कीमोथेरेपी सब किया, पर अपने आप को कभी भी पेशेंट बनने नहीं दिया। फाइनली उसने कैंसर को हरा दिया। कैंसर को हराने के बाद उसने 1 साल का ब्रेक लिया। कोई नेटवर्किंग करने के लिए नहीं, रेज़्यूमे बनाने के लिए नहीं, बल्कि स्की करने के लिए। 1 साल तक उसने फुल ऑन स्की किया, दोबारा से अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड किया और फिर वापस वो करियर वर्ल्ड में आया अपनी ड्रीम जॉब लेने के लिए, और वो थी NFL टीम। लेकिन इस बार भी वो रिजेक्ट हो गया, पर वो फिर नहीं रुका। अपने फ्री टाइम में वो स्पोर्ट्स एनालिसिस मॉडल्स बनाता रहता, इंडस्ट्री से कनेक्टेड रहता, हर बार वो ट्राई करता और फाइनली NFL टीम ने उसे वापस कॉल किया, इस बार उससे भी बड़े रोल के लिए। इन शॉर्ट इस स्टोरी से हमारी लर्निंग ये है कि फेलियर इम्यूनिटी का मतलब ये नहीं है कि हम कभी फेल नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि कोई भी फेलियर हमें डिफाइन नहीं कर सकता। लाइफ एक इनफाइनाइट गेम है। कोई भी रूल ये नहीं कहता कि हमें 25 तक ही सक्सेसफुल होना है या 30 तक हमारी इतनी सैलरी होनी चाहिए। ये गेम तब तक चलती रहेगी जब तक हम हार ना माने। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि डिसीजंस कैन बी रॉन्ग। आप इमेजिन करो कि आपको एक पेंटिंग लेनी है। टेबल पर बहुत सी पेंटिंग्स रखी गई हैं और आपको बोला जाता है कि इनमें से कोई भी 5 पेंटिंग्स चूज करो और उन्हें कैटेगराइज करो। जिन भी पेंटिंग्स को तुम 3rd या 4th रैंक करोगे वो तुम घर लेके जा सकते हो। अब इसमें आता है एक ट्विस्ट। ये एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें लोगों को बुलाया गया, उन्हें 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया और उनसे एग्जैक्टली यही बात बोली गई। एक ग्रुप को बोला गया कि एक बार आपने पेंटिंग की रैंकिंग कर दी और एक पेंटिंग आप घर ले गए
तो वो आपके लिए फाइनल पेंटिंग होगी। जबकि दूसरे ग्रुप को बोला गया कि कोई बात नहीं, जो तुम पेंटिंग लेके जाते हो अगर वो तुम्हें फाइनली पसंद नहीं आती तो अगले दिन आके तुम इसे चेंज कर सकते हो। अब लॉजिक ये कहता है कि जिसे ज्यादा फ्रीडम मिलेगी वो ज्यादा लाइफ में खुश होगा, लेकिन डेटा कुछ और कहता है। हफ्तों बाद जब उन लोगों से बात की गई जो लोग अपना डिसीजन बदल सकते थे, यानी वो पेंटिंग चेंज कर सकते थे, वो हमेशा दुखी थे क्योंकि उनका दिमाग अभी भी उस डिसीजन पर ही अटका था। वो आगे कभी मूव ऑन हो ही नहीं रहे थे। उनका यही कहना था, यार मैंने अच्छा डिसीजन लिया या नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन था उस पेंटिंग को चेंज करने का। ये एक्सपेरिमेंट हार्वर्ड के साइकोलॉजिस्ट डैन गिलबर्ट ने किया था और स्टडी का कंक्लूजन ये था कि जब भी आप कोई रिवर्सिबल डिसीजन लोगे, यानी कोई ऐसा डिसीजन जो आप रिवर्स कर सकते हो, तो ये आपकी खुशी को 60 से 70% तक गिरा सकता है। इसका परफेक्ट एग्जांपल है इंडिया के फर्स्ट कंट्री मैनेजर ऑफ गूगल आशीष कश्यप, जिनके साथ 2 महीने तक मैंने काम भी किया है। उनका मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था संदीप महेश्वरी के साथ। क्योंकि वो गूगल के कंट्री मैनेजर थे तो उन्हें कुछ गूगल के शेयर्स मिलते थे। अगर वो गूगल के साथ 4 साल तक रहते तो उन्हें ज्यादा शेयर्स मिलते, लेकिन 2 साल बाद ही उन्होंने गूगल की जॉब छोड़ दी और अपना एक खुद का स्टार्टअप बनाया GoIbibo, जो फाइनली MMT को बेचा। तो जब ये बात संदीप महेश्वरी को पता चली तो उन्होंने आशीष कश्यप से पूछा कि आप तो कंट्री मैनेजर थे गूगल के, उन शेयर्स की वैल्यू आज तो पता नहीं कितनी ज्यादा होगी, क्या वैल्यू थी उनकी? तो उस पर उन्होंने कहा, नहीं वो सोच के तो अब फायदा नहीं है। इन शॉर्ट ये बात सोचनी ही नहीं है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर वो इस डेटा के बारे में सोचेंगे तो उन्हें दुख ही होगा। इन शॉर्ट इससे हमारी लर्निंग ये है कि हमें एक डिजाइनर की तरह सोचना पड़ेगा। हमारी लाइफ का कोई एक ग्रैंड विजन नहीं है। हो सकता है हमें 5 या 6 चीजें पसंद हो और हमें अपनी लाइफ को इटरेटिवली इंप्रूव करना पड़ेगा, यानी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट, फिर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट, फिर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट, जैसे एक डिजाइनर करता है। जब हमने गूगल एप्लीकेशन बनाई थी तो वो जो ऐसे आज दिखती है वैसी वो नहीं दिखती थी। वो एक बहुत ही बेसिक फ्रेमवर्क था। ऐसा लगता था किसी बच्चे ने कोई स्कूल का प्रोजेक्ट बनाया हो, लेकिन इटरेटिवली थोड़ा थोड़ा सा इंप्रूव करके हम एक काफी अच्छी जर्नी में पहुंच गए हैं। तो एक बार मैं आपके लिए ये सारे कॉन्सेप्ट समराइज कर देता हूँ। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने देखा था प्रोटोटाइपिंग, जिसमें हमने वो रेस्टोरेंट की स्टोरी देखी थी कि एक्चुअल में एक बड़ा डिसीजन लेने से पहले आप उसका एक प्रोटोटाइप टेस्ट कर सकते हैं, और वो होगा छोटे स्केल में एक सैंपल टाइम के लिए उस चीज को करना जो आप लाइफ में करना चाहते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट हमने देखा था रीफ्रेम, जिसमें हमने म्यूल राइड की स्टोरी के बारे में बात करी थी कि कहीं ना कहीं उसने अपने दिमाग के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि जब तक ये चीज नहीं होगी मैं कभी खुशी महसूस नहीं करूंगा। जबकि अगर वो उसे थोड़ा सा रिफ्रेम कर देता तो उसकी पूरी लाइफ में जो बहुत ही थोड़े टाइम के लिए एक विंडो खुली थी जिसमें वो अपने बच्चों के साथ एक्चुअल में एक चीज एंजॉय कर सकता था, वो उसे मिस नहीं करता। फिर हमने गुड टाइम जर्नल के बारे में सीखा माइकल की स्टोरी से। नेक्स्ट हमने एप्पल के प्रोडक्ट मैनेजर डेबी की स्टोरी से सीखा कि स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर, जिसमें हमने ये डैशबोर्ड देखा। फाइनली हमने रीड की स्टोरी से फेलियर इम्यूनिटी के बारे में सीखा, जिसमें हमने देखा कि फेलियर इम्यूनिटी का मतलब ये नहीं है कि हम कभी हारते नहीं। इसका मतलब ये है कि कोई भी फेलियर हमें डिफाइन नहीं कर सकता। दोस्तों, जो डिजाइन योर लाइफ बुक है वो बहुत ही अमेजिंग बुक है। अगर आप इस बुक से और अमेजिंग कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो आप गूगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 1500 से ज्यादा बुक समरीज हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है, जिन्हें आप पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और गूगल एप्लीकेशन आपका एक फ्रेंड रहेगा जो हमेशा डायरेक्शनली आपको ठीक रखेगा। तो अगर आप इस एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।